हेलो स्टूडेंट्स, अब पेपर नज़दीक आ गए हैं। आपके एग्ज़ाम फरवरी में से शुरू हो रहे हैं। 24 फरवरी को आपका पहला एग्ज़ाम है। तो मैं आपको केमिस्ट्री के एक एक लेसन का रिवीजन करता हुआ चलूँगा। पहला लेसन केमिस्ट्री में जो कि विलियन है। इस विलियन में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है थ्योरी के, वो कौन कौन से हैं जो आपको लर्न करने हैं। लर्न नहीं करने, बस मैं समझाऊंगा, थ्योरी तुरंत आप पे बनानी आ जाएगी। और जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनकी भी मैं वीडियो डालूंगा, उनका रिवीजन कर लीजिए। तो आज मैं आपको विलियन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको समझा दे रहा हूं। आप बस समझ लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। आइए समझा देता हूं विलियन। सबसे पहले आप विलियन समझिए होता क्या है। विलियन विलियन कहते हैं किसका हो, ये समझिए। जब किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ बोला जाता है तब हमें विलियन प्राप्त होता है। अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हैं तो इसमें पानी जो है वो विलायक हुआ और इसमें चीनी घोली तो आपको विलियन प्राप्त हुआ, यानी कि शरबत जो प्राप्त हुआ वो विलियन हुआ। लेकिन विलियन की एक कंडीशन होती है, जब अगर आपने पानी द्रव अवस्था में लिया था और चीनी थी इसमें ठोस अवस्था में, लेकिन जब ये आपस में घुल गए तो विलियन जो है एक ही अवस्था में आ जाता है, यानी कि दोनों कैसे हो गए, लिक्विड। तो विलियन की पहली कंडीशन यही होता है, दोनों एक ही अवस्था में आ जाते हैं, उसको ही विलियन कहते हैं। और विलियन को किसी भी भौतिक राशि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, एक कंडीशन ये होती है। और विलियन के पार्टिकलों का जो वो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर या से 10⁻−8 सेंटीमीटर, ये इसका साइज होता है विलियन के कणों का। तो ये तो हुई विलियन की बात। अब आपको इसमें जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं आपको बता देता हूं और समझा भी देता हूं। देखिए, अब आपको मैं समझा भी देता हूं विलियन में कौन क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले विलियन में आपको पढ़ना है, आइए मैंने यहां लिखा हुआ है विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, आइए मैं पढ़ के बता देता हूं। विलियन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को इस विलियन की सांद्रता कहते हैं। आइए देखिए क्या बताया है। ये कोई विलियन है, आप समझिए, ये कोई विलियन है। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, इकाई आयतन में अगर मैं इसमें से 100 ml विलियन ले लूं, कितना लिया मैंने, 100 ml, और इसमें मैं देखूंगा कितने विलय यानी कि चीनी कितनी मात्रा में घुली हुई, विलय यानी कि चीनी थी, चीनी की कितनी मात्रा घुली हुई, वही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी कि इकाई आयतन में आपको कोई ना कोई यूनिट माननी पड़ेगी, चाहे 100 ml में देखो चाहे 200 ml में देखो, तो उसमें विलय की कितनी मात्रा घुली होती है वो कहलाती है सांद्रता। और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये होता है W/, सांद्रता का जो फार्मूला होता है W/V, इसे कहते हैं, यानी कि V माने विलियन और W माने विलय की मात्रा कितनी घुली हुई होती है, इसे ही कहते हैं सांद्रता। अब सांद्रता, विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, विलियन की सांद्रता निकालने की देखिए ये विधि लिखी हुई है, किससे हम विलियन की सांद्रता निकाल सकते हैं। विलियन की सांद्रता प्रतिशत में सांद्रता निकाली जाती है। ये भी 3 तरीके होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर पीपीएम में सांद्रता निकालनी होती है, या शक्ति ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोल अंश या मोल प्रभाव, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। आइए थ्योरी में इनकी आपको एक ही पॉइंट पे याद करा देता हूं, कुछ नहीं करना। अगर आपने समझ गए ना, थ्योरी सारी बनेगी, आपको याद ही नहीं करनी। आइए मैं समझा देता हूं, देखिए हाँ, अब देखिए, अगर आपको सांद्रता जो निकालनी है, काय में, प्रतिशत में सांद्रता, प्रतिशत में सांद्रता। अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, आप इसे जरा ध्यान से समझना। द्रव्यमान प्रतिशतता, पहला टॉपिक क्या है इसमें, प्रतिशत में सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशतता। अगर ये आपको निकालना है, एक बार समझ लीजिए, थ्योरी मैंने इसमें लिखी हुई है, आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, देखो आपको ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मिलेगा, अगर आपको लिखा हुआ मिले 10% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ये इसको ही कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी कि
जो द्रव्यमान है विलयन का वो भी ग्राम में, और घुलने वाली चीज भी ग्राम में। न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा 10%, ऐसे 10%, 20%, 30%। आप इसके डेफिनेशन समझिए। अब देखिए, क्योंकि प्रतिशत में निकालनी, तो 100 ग्राम, या हम लिख सकते हैं किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन में, वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, देखो विलय भी काय में हो, ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर W अपॉन बड़ा W यानी कि और गुना 1000, W अपॉन V, सॉरी W अपॉन W। तो 100 ग्राम, देखो ये कितना है विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसके क्या कहलाती है। अब देख लीजिए, थ्योरी भी देखिए, ये देखिए 100 ग्राम विलयन में घुले विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये तो मैंने अभी बताया। द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान गुना 100 बटे विलय का द्रव्यमान, यानी कि W अपॉन W गुना 100। ये तो बताया। चलो तीनों को लिख देता हूं। एक तो था द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा क्या है इसमें, इससे आप समझ में आ जाएगा, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और तीसरा क्या आएगा इसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन। तो ये 3 तरीके के होते हैं। देखो इसे हम क्या लिखे हैं, W अपॉन W, यानी कि घुलने वाली चीज भी ग्राम में और विलयन भी ग्राम में। आयतन प्रतिशतता V अपॉन V, घुलने वाली चीज मिलीलीटर में और विलयन भी मिलीलीटर में, और इसमें द्रव्यमान आयतन। अब यहां देखिए, घुलने वाली चीज W में और विलयन आयतन में, ये आपको फार्मूले में दिया जाएगा। देखो इससे डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। देखो इसमें देखो, ये मैंने ले लिया कोई विलयन, और ये काय में लिया मैंने, छोटा बड़ा W यानी कि ग्राम में। विलयन काय में है, ग्राम में, और घुलने वाली चीज भी काय में है, ग्राम में। और हमें कितनी मात्रा में देखना है, 100 में, जब ये तो प्रतिशत है, कितने में देखना, प्रतिशत मतलब 100 में। तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, कितनी ग्राम मात्रा है इसमें, कितने में, 100 ग्राम में। तो यही तो इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता। अब देखिए इसमें जो विलयन लिया, इसमें जो विलयन है वो आयतन में है, और इसमें घुलने वाली चीज, चाहे कोई भी चीज घुल रही वो भी मिलीलीटर में ही हो, यानी कि यो भी मिलीलीटर में और आयतन भी मिलीलीटर में। इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, देखो इसमें 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में सांद्रता, किसकी, मिलीलीटर में सांद्रता, इसकी ग्राम में, इसकी मिलीलीटर में, उसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत। यानी कि क्या हो जाएगा फार्मूला V अपॉन V गुना 100। इसमें क्या होगा, W अपॉन W गुना 100। देखिए ये रहा। और अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा मिलता है, देखिए फिर न्यूमेरिकल में जैसे 90%, आइए देख लेते हैं। देखिए अगर न्यूमेरिकल में आपको मिला 90% H2SO सपोज, ये जरूर आता है न्यूमेरिकल में ऐसे, तो आप इसमें क्या लिख रखा है, भार अनुसार, ऐसे न्यूमेरिकल में जरूर आएगा भार अनुसार। तो आप समझ रहे हो क्या लिखना आपको। अगर इसमें 90% यानी कि घुलने वाली चीज क्या है, 90, भार अनुसार छोटा W, और भार कितना हो गया विलयन का, 100। ये इसका मतलब होता है भार हो गया 100 और घुलने वाली चीज होगी 90, यानी कि 100 ग्राम में 90 ग्राम घुले हुए हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट आयतन प्रतिशतता। देखो किसी विलयन के 100 मिली, देखो इसमें मिली में लिया, इसमें कहां में लिया था, ग्राम में, यहां मिली में, घुले विलय की मात्रा आयतन, उसके आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये आ गया फार्मूला, V अपॉन V गुना 100। नेक्स्ट देखिए
हाँ देखिए अभी द्रव्यमान आयतन, इसमें क्या बताया था मैंने, द्रव्यमान आयतन। अब यहां से समझिए, ये जो हमने विलियन लिया ये ml में, विलियन बाय में लिया हमने ml में, और घुलने वाली चीज क्या है, ग्राम में। देखो द्रव्यमान को मतलब ग्राम में, घुलने वाली चीज, और विलियन बाय में होना चाहिए ml में। तो परिभाषा बन गई नहीं, 100 ml में घुले विलय की ग्राम में मात्रा, 100 मिलीलीटर विलियन में घुले विलय की ग्राम में मात्रा, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। फार्मूला तो यही है, W अपॉन आयतन V पर गुना 100। हो गया नहीं, ये रहा, ये तो है। अब आपसे अगर ये तो हो गया प्रतिशतता निकालने वाला, अब अगर आपसे कहा ppm पार्ट्स पर मिलियन में, आपके जो ये लेना है ना, ये 10 लाख में, कितने में निकाले अगर आप, 10 लाख 1 मिलियन में, यानी कि ppm का मतलब हो रहा है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख ग्राम 10⁶ में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा काय में देखनी है आपको, ग्राम, ये किस में देखनी है, 10 लाख में, 10 ये देखनी है 10 लाख में। अगर आपको देखनी है 10 लाख मिलीलीटर में विलय की ग्राम में मात्रा, तब ppm में आ जाएगी। अब तो समझ में आ गया आपके। अब देखिए, अब नेक्स्ट ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में देखो 1 लीटर विलियन में घुले विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अब देखो ये मैं समझाता हूं आपको, फिर नेक्स्ट पेज बोलते हैं। अगर आपसे कहे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, काय में, ग्राम प्रति लीटर में, देखो पहले नीचे खुद बता दिया उसने, विलियन की तो विलियन काय में लेना है, ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो आप फिर डेफिनेशन वही, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, कितने में, 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उसकी क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ग्राम छोटा w, घुलने वाली चीज, और लीटर यानी कि V, और गुना 1 लीटर में कहा ना, 1 लीटर यानी कि 1000, 1 लीटर में। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये आ गई ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट में मोल अंश या मोल प्रभाज। इसको अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल प्रभाज। ठीक है, अब समझिए मोल प्रभाज, विलियन में विलय तथा विलय के ग्राम अणुओं की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। डेफिनेशन अगर रटनी है तो लिखी हुई है तो रट लीजिए, नहीं तो मेरे साथ समझ लीजिए क्या कह रहा है। इस बात को एक बार समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन आपके याद हो जाएगी। आइए समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर हमने कोई विलियन लिया, विलियन किससे मिलता है, क्या बनता है, ये देखिए डेफिनेशन को, इसको समझिए। ये कोई विलियन है, विलियन में आपको पता है विलय भी है प्लस विलायक भी है, ठीक है, विलय और विलायक दोनों चीज है ना। अब इसमें से चाहे आप विलय के मोल प्रभाज निकाल लीजिए, विलय के मोल प्रभाज। अगर आपको विलय के मोल प्रभाज निकालने हैं तो विलय के, जो विलय के मोल है, विलय के मोल बटे विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन है, विलय भी है विलायक भी है, यानी कि विलय प्लस विलायक, दोनों के मोल ले लेने हैं, दोनों के मोल। यही अनुपात क्या कहलाता है, विलय के मोल और प्लस विलियन के मोल। विलय या विलायक दोनों के बोल लो या टोटल विलियन बोल लो, के मोल के अनुपात को मोल पर विलय के मोल प्रभाज कहते हैं। ये विलय के निकाला। अब मोल समझो पहले, मोल क्या होते हैं। अगर आपने इसमें 90 ग्राम जल ले, 90 ग्राम कोई घुलने वाली चीज ले ली 90 ग्राम, और उसका अनुपात है 18, यानी कि जल ले लो, घुलने वाली चीज कितनी है 90, और
इसके अनुभार से ही सब भाग कर दो, 18 पंजे 90, ये 5 मोल आ गए। यानी कि मोल क्या होते हैं, मोल समझिए, जो पदार्थ में घुल रहे हैं या विलायक जो है, चाहे विलायक हो चाहे घुलने वाली चीज हो, उसकी मात्रा को उसी के अनुभार से भाग कर दो तो मोल आ जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे 90 ग्राम जल है और जल का अनुभार कितना होता है 18, दोनों को भाग करोगे तो क्या आ जाएंगे मोल। अब समझ में आ गया मोल। अब मोल प्रभाव समझिए, मोल प्रभाव होता क्या है, अगर विलय के मोल प्रभाव निकालने हो तो विलय के मोल ऊपर रख दो, टोटल विलयन के मोल, विलयन में यानी कि विलय के भी और विलायक के भी। अगर आपको विलायक का निकालना हो, विलायक यानी कि अगर जल के निकालने हो मोल प्रभाव, विलायक के मोल प्रभाव, तो क्या हो जाएगा, आपके विलायक के मोल ऊपर ले लीजिए, विलायक के मोल और बटे विलयन के मोल प्रभाव, नीचे तो हमेशा विलयन के आएंगे, विलयन के मोल। ठीक है, ये होता है, यही डेफिनेशन में बताया। विलय के लिए निकाल लो, चाहे विलय के मोल प्रभाव निकाल लो, चाहे विलायक के मोल प्रभाव निकाल लो, होता क्या है n/n+n, यानी कि देखो पूरा विलयन का, और n को क्या कहते हैं W/m, यानी कि उसके मोल प्रभाव से भाग कर दो, तो डेफिनेशन बन गई ना। देखो डेफिनेशन यहाँ, ये डेफिनेशन क्या क्या बताया था, विलयन में विलय या विलायक दोनों में से किसी एक के तो मोल प्रभाव निकाले या दोनों में निकाल लो। विलयन में विलय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। अब अच्छे से समझ में आया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो मोल प्रभाव भी आपको समझ में आ गया। आइए अब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोललता, मोललता, नॉर्मलता, तीनों को एक साथ ही समझा दूंगा, तीनों तुरंत बनाइए आप। देखिए कैसे, मोललता, यहां मैंने लिख दी मोललता, तीनों को एक साथ लिख दे रहा, डेफिनेशन तुरंत। मोललता याद नहीं करनी होती, डेफिनेशन तुरंत बनाइए। नॉर्मलता, अब बस एक बार इसका सूत्र तो देख लीजिए, मोललता किसे कहते हैं, m बराबर W/m गुना V, ये लीटर में होता है, ये तो है इसका फार्मूला। चलो मोललता का लिखो, मोललता बराबर W/m, अब यहाँ आ जाएगा बड़ा W, ये याद रखना ये विलायक है, इसमें क्या होता है विलायक और इसमें क्या होता है विलयन, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। मोललता में जब आप लोगे तो ये V नाम विलयन है, और यहाँ मोललता बोलेंगे तो ये बड़ा W विलायक है, ये किलोग्राम में है और ये लीटर में है। और नॉर्मलता का सूत्र लिख लीजिए एक बार, डेफिनेशन बन जाएगी तुरंत, n बराबर W/E गुना V, ये भी लीटर में है। और अब आप बस W/m समझिए क्या है, ये मोल ही तो है, मोल ही तो है, क्या इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, मोल बटे विलयन, क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसको, मोल बटे विलयन लीटर में, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ऊपर मोल किसके हैं विलय के, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। अब आगे समझ में समझिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। चाहे यहां से लिख लीजिए, डेफिनेशन तो आप तुरंत किसी भी तरीके से बनाइए, डेफिनेशन बिल्कुल आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसे देखिए, इसमें W/m फिर मोल हो गया, मोल हो गया ना मोल, और बटे विलायक, W क्या बताया था मैंने विलायक, ये काय में मात्रा है किलोग्राम में। तो आप देखिए डेफिनेशन, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, देखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, इसमें विलायक बोलना क्लियर। अब तीसरे पाइए, W/E को हम कहते हैं ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पता होना चाहिए, और बटे ये क्या है V आयतन, काय में ये लीटर में। तो बनाइए इसकी डेफिनेशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। आगे नहीं तीनों की डेफिनेशन ये तो लिखी हुई है, फार्मूला ये तो है यहाँ का। आइए, ये तो बस थ्योरी एक तरीके से ताकि आपकी याद रहे, नहीं तो यहीं से बनती है ना थ्योरी। तो देखो फिर देख लो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की विलय के मोलों की संख्या मोललता, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसके नॉर्मलता। हो गई ना डेफिनेशन, ठीक है।
आइए एक टॉपिक पर और चलते हैं। तो मोलरता नॉर्मलता आपने निकाल दी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूरे लेसन की इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे, थ्योरी कहीं याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप भी एक बार देखना चाहे तो ये लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए और क्या है इसमें, नॉर्मलता पढ़ा दी, फॉर्मलता इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। हाँ, अनुसंख्या गुण, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुसंख्या गुण, थोड़ा इसे भी समझिए, डेफिनेशन तुरंत बना लेना। विलयन में वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में, देखो एक चीज का ध्यान रखना, विलयन के निश्चित आयतन चाहिए हमें, चाहे 1 लीटर, चाहे 2 लीटर, चाहे 3 लीटर, आयतन निश्चित होना चाहिए। उसमें कह रहा है में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ये देखो अगर ये कोई विलयन है, समझिए ये कोई विलयन है, अब चाहे विलयन इसमें 1 लीटर लो चाहे 2 लीटर लो, मात्रा निश्चित लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में तो ये कहता है निश्चित आयतन, निश्चित आयतन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कुछ मात्रा आपको पता नहीं, मात्रा निश्चित होनी चाहिए, चाहे 1 लीटर, चाहे 2 लीटर, चाहे 3 लीटर, कुछ भी। इसमें कितने मोल है, घुलने वाले जो विलय पदार्थ है, ये कितने मोल, इसके कितने मोल घुले हुए, 1 लीटर में देखो, चाहे आप 2 लीटर में देखो, 3 लीटर में देखो, तो उसमें विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, या अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, विलयन के अनुसंख्या गुण कहलाते हैं। यानी कि अब इसी गुण को कितने ये मोल मात्रा में घुले हुए, यही गुण क्या कहलाता है, अनुसंख्या गुण कहलाता है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, कवथनांक का उन्नयन इंपॉर्टेंट है, हिमांक का अवनमन इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब का अवनमन और प्रसरण दाब, ये चारों आपको पढ़ने। थ्योरी तो याद ही नहीं कराऊंगा, थ्योरी तो मैं यहाँ समझाऊंगा और तुरंत बना के लिखते जाना, यहाँ तो बस आपके हेल्प के लिए लिखी हुई है और थ्योरी में यहाँ समझाता जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं कवथनांक का उन्नयन की बात करूं, कवथनांक में उन्नयन क्या रहता है, चलो डेफिनेशन पढ़ दो और फिर समझा दो। किसी अवाष्पशील पदार्थ, आपको पता होना चाहिए अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। अवाष्पशील पदार्थ ये कोई विलायक है, जल, अगर आप इसे खुला रखोगे तो ये अवाष्पशील पदार्थ, ये जो विलायक होता है, इसके अणु इसके जो अणु होते हैं वो वाष्प बन के वायुमंडल में जाने लगते हैं और इस विलायक का आयतन घटने लगता है, तो वाष्प बन के जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें आपने चीनी घोल दी, चीनी यानी कि ठोस चीज जो इसमें घुलने वाली हो विलायक में, चाहे चीनी घोलो, चाहे यूरिया ले लो, चाहे ग्लूकोज ले लो, यानी कि ठोस अवस्था वाली चीज, तो इन्हीं पदार्थ को हम कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। आगे समझ में, अवाष्पशील पदार्थ यानी कि ठोस अवस्था में उपस्थित जो इसमें घुलता हो लेकिन वाष्प ना बने, वे पदार्थ होते हैं अवाष्पशील पदार्थ। चलिए, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, हाँ मैंने बोला तो जल में घोलने पर विलायक के कवथनांक में वृद्धि होती है, इसके कवथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। सपोज करो इसका कवथनांक 30 डिग्री सेल्सियस था, यह कोई द्रव था विलायक, इसका कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही आपने इसमें चीनी घोली तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, 30 से सपोज करो 30.15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वृद्धि हुई ना, कवथनांक में वृद्धि हुई ना। जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो कवथनांक में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है, जिसे कवथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो कवथनांक का उन्नयन कितना हो गया, डेल्टा टी बी, बी माने बॉइलिंग पॉइंट, पहले कितना था 30, वो कितना हो गया 30.15 डिग्री सेल्सियस, और पहले कितना था 30, कितना आया दशमलव पॉइंट, यही कवथनांक में उन्नयन हुआ, कितना हुआ था 0.15 सेल्सियस। देखो ये रहा विलयन का कवथनांक माइनस विलायक का कवथनांक, जो ये विलयन बना, विलयन का कवथनांक कितना हो गया था 30.15 और विलायक का कितना था, पहले जब तक विलय पदार्थ नहीं बोला था 30, तो ये विलयन में से ये घटा दो, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। तो थ्योरी हुई तो है, थ्योरी वहां कहां है, थ्योरी तो यहाँ है, थ्योरी यहाँ देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ बोला जाता है तो इसके कवथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है, यही कवथनांक को उन्नयन कहलाता है। आगे समझ में, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कवथनांक, अब आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक की बात करूंगा, आणविक उन्नयन स्थिरांक, किसी विलायक के 100 ग्राम, विलायक जो लेना है वो कितनी मात्रा में लेना, 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम। सारी डेफिनेशन इससे बनाना, एक ही डेफिनेशन से, बस ये ध्यान रखना कि मात्रा कितनी ली 100 ग्राम, तो आणविक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे 100 ग्राम। मैं किसी वैद्युत घटक के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम मोल को घोलने पर इसके कवथनांक में
जो वृद्धि होती है उसे विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब समझिए, अगर आपने विलायक कितना लिया, जल मान लिया 100 ग्राम लिया जल। अब 100 ग्राम में इसमें कितने मोल घुले हुए हैं, ये मोलों की संख्या जो आएगी, एक मोल लेने हैं। कितने लेने हैं, 100 ग्राम में एक मोल लेने पे जो भी इसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी उसे ही आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आ गया। और तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर AB गुना W गुना 100 बटे M और बड़ा W। याद रखना ये 100 है। अगर आणविक की जगह हम मोलर आणविक कह दो चाहे मोलर कह दो तो आपको फार्मूले में 100 रखना। आणविक कहते हैं या मोलर कहते हैं, लेकिन अगर मोलर कह देता, आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो अब 100 की जगह बस 1000 करना। डेफिनेशन यही है। और बस डेफिनेशन में ध्यान रखना, अगर आणविक या मोलर बोला तो डेफिनेशन सेम है, 100 ग्राम बोलना, और अगर मोलर कहा तो 1000 बोलना। डेफिनेशन सेम यही। देखो नेक्स्ट देख लो, देखो ये रहा, मोलर क्या है ना 1000 रखना बस, डेफिनेशन वही जो पीछे थी, तो फार्मूला ये रहा। अब हिमांक में अम्लमन देख लो बस। अब किसी विलायक में कोई अवासल्फेट, वही वाला बात, अगर ये कोई विलायक है, अगर इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ बोल दिया, यानी कि कोई ठोस चीज, अगर यो हिमांक में अवनमन, अगर इसका हिमांक गिरा तो विलायक का ज्यादा हो गया ना। अब उल्टा हो जाएगा, अब विलायक के हिमांक में से विलयन का घटेगा, जो विलयन बना विलयन का कम हुआ। पहले वाले में क्या था, विलयन का बढ़ा था, इसमें क्या हुआ, कम हुआ, ये हिमांक हुआ, तो वही डेफिनेशन सेम, इसमें कम हुआ। तो यही डेफिनेशन ये लिखी, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत नवघटीय विलय किया जाता है, बोला जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है तथा साथ ही साथ हिमांक में भी कमी होती है, और यही क्या कहलाती है, हिमांक अवनमन कहलाता है। देख लीजिए एक बार फार्मूला ये रहा। अब वही अवनमन सेम वही मैंने बताया, इसमें अगर 100 ग्राम लेने हैं, कमी लिखनी है उसमें उन्नयन था, ग्राम अणु या आणविक कमी ये लिख, ठीक है ना, 100 ग्राम में। और अगर मोलर कहते, देखो मोलर कहा तो 1000 लेना, ठीक है, वही हो गया ना, यही है। नेक्स्ट और लास्ट ये देख लीजिए राउल्ट का नियम, ये और समझ लीजिए बस। लास्ट राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अगर ये कोई विलायक है, राउल्ट का नियम अच्छे से समझिए, अगर इसमें हमने कोई विलय पदार्थ मिला दिया तो इसके आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये कमी किसके बराबर होती है, मोल प्रभाज के। यानी कि हम कह सकते हैं जो विलय का वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब अवनमन राउल्ट के नियम के अनुसार जो किसके समानुपाती होते हैं, मोल प्रभाज के। यानी कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं तो इसके वाष्प दाब में जो भी कमी आती है वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है। फार्मूला ये रहा, ठीक है। और इसकी सीमा क्या है, यो तनु विलयनों पर लागू होता है और अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघटों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो पदार्थ विलयन में संगुणित घुल जाते हैं उन पदार्थों पर भी ये लागू नहीं होता। और लास्ट, वैद्युत अपघटों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, और जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी नहीं होता। और एक बार प्रासंगन की भी डेफिनेशन देख लीजिए, ये लिखी हुई है। इस तरीके से विलयन के आपको मैंने कौन कौन से टॉपिक बता दिए, इनको बस इनको पढ़ लो। मोलरता इंपोर्टेंट ये है, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और राउल्ट का नियम, ये इसमें से आपको पढ़ने हैं। और कवथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, बस इसके अंदर से थ्योरी पढ़ लेना। और न्यूमेरिकल की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसे आप तैयार कर लें। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।